हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है 2019 में रिलीज़ हुई तेलुगु मूवी नानीस गैंग लीडर का, जिसे डायरेक्ट किया था विक्रम कुमार ने। मूवी की स्टार कास्ट में थे नेचुरल स्टार नानी और उनके ऑपोजिट रोल में नजर आए थे कार्तिकेय। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6, जो कि एक शानदार रेटिंग है। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तेजी से आती एक वैन एक कुत्ते को उड़ाकर निकल जाती है। उस गाड़ी में कुल मिलाकर 6 लोग थे, जिनमें से ड्राइवर को छोड़कर बाकी 5 लोग एक टैबलेट खाते हैं और मास्क लगा लेते हैं। असल में वे 6 लोग एक बैंक लूटने आए थे। वहां से बैंक लूटते हैं, बैंक का लॉकर खोलते ही अलार्म बजने लगता है और वो पांचों अपनी घड़ी 20 मिनट पे सेट कर लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट बाद पुलिस वहां आ जाएगी। नीचे खड़ा उनका साथी भी अपनी घड़ी 20 मिनट पे सेट करता है। बैंक के नज़दीक में ही एक बुक स्टोर वाला बूढ़ा अलार्म सुनते ही जोर से सीटी बजाने लगता है। तभी वो ड्राइवर उसे गोली मारकर मार डालता है। तभी वो लोग पैसे लेके नीचे आते हैं। पुलिस के आने में भी कम वक्त बचा था, तो वो ड्राइवर सब आदमियों को मार डालता है और वहीं गाड़ी लेके खड़ा रहता है। और पुलिस के आने पर वो पुलिस से रेस लगाकर भाग जाता है। फिर कहानी शुरू होती है 14 साल बाद की, जहां 4 अलग-अलग लोगों को एक लेटर लिखा जाता है, जिस पे लिखा होता है कि कंपनी की तरफ से आपने इनाम जीता है। कल सुबह 11 बजे आप अपना इनाम ऑफिस पे आके ले ले। उनमें से एक औरत तो इनाम लेने के लिए टेम्पो लेके आती है और वो चारों एक ही लिफ्ट से ऊपर जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने पर एक बूढ़ी औरत दरवाज़ा खोलती है। वो उन्हें बताती है वो लेटर उसने खुद लिखा है। आगे वो बताती है उसका पोता, वरालक्ष्मी का बेटा, प्रिया ने अपना मंगेतर, स्वाति ने अपना भाई और छोटी बच्ची का बाप एक ही दिन मारे गए थे और उस छठे आदमी ने इन सबको मार डाला और अब हमें पांचों मिलके उन्हें बदला लेंगे। प्रिया उनसे पूछती है हम कैसे बदला लेंगे, तो नानी उन्हें बताती है 5 लोगों को मारकर 300 करोड़ लूटकर भी वो इतने सालों से घूम रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए हमें उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान की ज़रूरत होगी। नानी उन्हें किताबें दिखाकर बताती है कि ये लेखक एक रिवेंज राइटर है जो हमेशा बदले की कहानी लिखता है। हमें इस आदमी की मदद लेनी चाहिए। और वो उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। उस लेखक का नाम है पेंसिल पार्थसारथी, जो अंग्रेजी मूवी को ट्रांसलेट करके तमिल में किताबें लिखता है। और ये सब वो पांचों देख लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये एक कॉपी राइटर है, वो सिनेमा की कॉपी करके नॉवेल लिखता है। वहाँ उसकी पुस्तकें भी थर्मोकोल से भरी हुई थी। नानी को यकीन नहीं होता, तो वो जाते जाते भी एक नॉवल खोल के देखती है, लेकिन उसमें भी थर्मोकोल भरी थी। तभी पेंसिल वहाँ आ जाता है। नानी उन्हें बताती है कि कुछ साल पहले बैंक रॉबरी में कुछ लोग मारे गए थे, आप हमें उनसे बदला लेने में हमारी मदद करें। लेकिन पेंसिल फ्री में मदद की बात सुनकर उन्हें भगा देता है। पेंसिल अपनी नोवेल लेके अपने दोस्त के पास उसे पब्लिश करवाने पहुंचता है। पेंसिल उसे अपनी किताबें पब्लिश करने को कहता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि जिसने ये इंग्लिश मूवी नहीं देखी होगी वही ये किताबें खरीदेगा। बातों बातों में पेंसिल उसे उस औरतों के बारे में भी बताता है जो खूनी ढूंढ रहे थे। तो उसका दोस्त बताता है तुम उन पांचों औरत की मदद करो और उन पे किताब लिखो, उसमें जो भी खर्चा होगा वो खुद उठाएगा। और वो मान जाता है। वो सबसे पहले नानी को मनाता है, बाद में सबको मना के वापस लाता है और सबको एक साथ लाता है। पेंसिल बोर्ड पे सभी एविडेंस को रखकर उसमें से कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। पेंसिल उन सभी पांचों परिवार की फाइल जो उस बैंक डकैती में मारे गए थे उनकी फाइल लाता है। वो उसे खोलने ही वाला था कि नानी उसे रोक लेती है और बोर्ड पे उसे सबूत ढूंढने को कहती है। उस बोर्ड पे फोटोग्राफ, मैप, पेपर कटिंग सारी डिटेल थी। तभी पेंसिल को पता चलता है कि वो सारे एक नॉर्मल परिवार के थे। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने प्रोफेशनल रॉबर को ढूंढने का प्रयास किया। लूट के लिए उन्होंने ब्लैक वैन का सहारा लिया। ब्लैक वैन यानी मर्चुरी वैन, मुर्दों को ले जाने का वाहन। पेंसिल को उन फोटो में स्टॉप वॉच मिलती है जो उन पांचों मरे हुए आदमियों ने पहन रखी थी। पेंसिल उन्हें बताता है वो पांचों प्रोफेशनल चोर नहीं थे, लेकिन उनसे प्रैक्टिस करवा के उन्हें परफेक्ट बनाया गया। अलार्म बजने के 18 मिनट में पुलिस बैंक तक पहुंच जाती। 14वें माले से 300 करोड़ लाने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत की होगी। पेंसिल उन्हें बताता है कि शहर में जितनी भी 14वीं फ्लोर की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां जाके उन्हें सबूत ढूंढना होगा। और वो GHMC ऑफिस पे
जाके अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो कि 14 फ्लोर या उससे ज़्यादा की है उनकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। पेंसिल का दोस्त भी उसकी मदद करता है। वो पांचों एक एक करके सभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को चेक करते हैं, सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। वहीं पेंसिल को प्रिया से प्यार हो जाता है। वहीं एक बिल्डिंग में ढूंढते हुए स्वाति को एक पेपर पजल मिलती है जो उसके भाई ने भरी हुई थी। उसी जगह पे वरालक्ष्मी को अपने बेटे का टिफिन मिलता है। छोटी बच्ची को उसके पापा के चप्पल मिलते हैं। प्रिया को भी अपने मंगेतर की लिखावट वहां मिलती है। पेंसिल नानी से पूछता है कि तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिला। नानी उसे टाल देती है। पेंसिल को वहां से नकली पैसों से भरा हुआ बैग भी मिलता है और उनको वो बिल्डिंग मिल जाती है जहां उन्होंने चोरी करने की प्रैक्टिस की थी। वहीं ऊपर से नीचे देखते हुए पेंसिल को बैंक एटीएम दिखता है जिसमें सीसीटीवी लगा रहता है। पेंसिल सबको बैंक ले जाके 6 महीने पहले की सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहता है। पेंसिल प्रिया को फुटेज लाने के लिए भेजता है ताकि मैनेजर प्रिया में इंटरेस्टेड होके वो फुटेज उसे दे दे। लेकिन प्रिया वहां देखती है कि वो मैनेजर लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में इंटरेस्ट रखता था। तो पेंसिल उस मैनेजर से मिलता है और उसे बताता है जो लड़की अभी अभी यहाँ आई थी वो उसे प्यार करती है। हालांकि उसको उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर उस लड़की का बैग मिल जाता है तो वो लंदन वापस चली जाएगी और वो भी फ्री हो जाएगा। और वो उसे फुटेज दे देता है। उस फुटेज को देखते हुए वो सभी को पहचानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पे अंधेरा था और सभी ने मास्क पहन रखे थे। पेंसिल उस फुटेज को देखते हुए सभी से पूछता है कि क्या उनमें से कोई लेफ्ट हैंड से लिखने की आदत थी। वो सभी मना कर देते हैं। पेंसिल समझ जाता है कि वही वो छठा आदमी है जिसकी उसको तलाश है। सीसीटीवी फुटेज से उसको अस्पताल का पता चलता है, स्वास्थ्य केयर अस्पताल। पेंसिल रिपोर्टर बन के स्वास्थ्य केयर अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत करता है। उससे बातचीत करते हुए पेंसिल को देव के बारे में पता चलता है। उसकी एम्बुलेंस में एक भी इंसान मरा नहीं था और वो अब इंडिया का नंबर 1 रेसर है। वही इंटरव्यू देते वक्त दिखाया जाता है कि देवा कैसे यहाँ तक पहुँचा। देवा को रेसर कार लेने के लिए 3 करोड़ और रेसिंग क्लब के लिए 150 करोड़ चाहिए थे। पहले तो उसने अपने पापा को मार के इंश्योरेंस के 1 लाख रुपये से देवा ने एक बाइक खरीदी और अपने दोस्त के कहने पर उसने एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी शुरू की क्योंकि एम्बुलेंस ड्राइवर और कार रेसर दोनों एक जैसी ही थी। बाद में देवा ने बैंक में चोरी करने की डील की। कहानी फ्लैशबैक से वापस आती है। पेंसिल को पता चल जाता है कि वही वो आदमी है जिसकी उन्हें तलाश है और वो देवा से ऑटोग्राफ लेता है और देवा अपने लेफ्ट हैंड से ऑटोग्राफ देता है जिससे सबको यकीन हो जाता है कि यही वो आदमी है जिसकी उन्हें तलाश थी। और यहाँ मूवी का इंटरमिशन होता है। वहीं छोटी बच्ची चिन्नू का जन्मदिन पेंसिल और सभी लोग मनाते हैं। पेंसिल स्वाति को भी अपने भाई के मोबाइल से मैसेज करता है और पेंसिल को श्रावणी की कमी खलती है। अब यह श्रावणी कौन है ये हमें पिक्चर के आखिर में पता चलता है। देव इंडिया से बाहर होता है। उसके इंडिया वापस आते ही पेंसिल उसका पीछा करता है तो देव उसी बिल्डिंग में वापस जाता है जहां उन्होंने चोरी करने की प्रैक्टिस की थी। लेकिन वो 14वें माले पे नहीं लेकिन 15वें माले पे जाता है। पेंसिल को शक हो जाता है तो वो 15वें माले पे जाके ढूंढने लगते हैं तो वहाँ उसे डमी पिलर में से लूट के पैसे मिल जाते हैं। पेंसिल मास्क लगाकर देव को रॉबरी वाला पेपर पकड़ाकर चला जाता है जो रॉबरी देव ने की थी। देव वहाँ से सीधा उसकी BMW की एयर लंचिंग में जाता है। वहाँ चिन्नू प्रोजेक्टर रूम में उस आदमी को बाहर ले जाती है और प्रिया और पेंसिल एटीएम सीसीटीवी का फुटेज देव की एड में डाल देते हैं। प्रोजेक्टर रूम में वो आदमी वापस आ जाता है लेकिन चिन्नू वहाँ पे उन दोनों को बचा लेती है। एड के दौरान उसी बिल्डिंग की फुटेज देखकर देव बौखला जाता है और वहाँ से चला जाता है। पेंसिल और उसकी टीम वहीं बैठ के देव पे नज़र रख रहे थे। वहां देव सीधा उसी बिल्डिंग में जाता है जहां पर उसने पैसे रखे थे। लेकिन पिलर और पैसों को न देखकर उसे पता चल जाता है कि किसी को उसके बारे में पता चल गया है। देव बिल्डिंग के आसपास देखता है। पेंसिल और उसकी टीम भी सामने वाली बिल्डिंग में से उन पे नज़र रखे थे। पेंसिल और उसकी टीम उसको इशारा भी करती है। देव भागते हुए उस बिल्डिंग में पहुंचता है। पेंसिल भी अपनी टीम के साथ वहां से भागने लगता है। लिफ्ट ओवरलोड होने के कारण पेंसिल सीढ़ियों से नीचे जाता है और अपनी टीम को लिफ्ट में से नीचे आने को कहता है। देव अपनी गाड़ी को बिजली के खंभे से टकराकर बिजली बंद कर देता है और लिफ्ट रुक जाती है। देव जल्दी से गाड़ी में से बाहर निकलकर बिल्डिंग की ओर भागता है। पेंसिल समय रहते फायर अलार्म बजा देता है जिससे सभी लोग बिल्डिंग से निकलकर बाहर आते हैं और देव के साथ सेल्फी खींचने लगते हैं। और भीड़ होने के कारण देव उन्हें पकड़ नहीं पाता और पेंसिल उन्हें बचाकर वापस ले आता है। वापस घर आके वो सबको बताता है कि एक ही बात उन्हें हमेशा खलती है।
पांचों एक साथ मिले कैसे और देव उन्हें कैसे मिला। जब पहली बार वो उस बिल्डिंग में पहुंचे तो पेंसिल को एक प्रिस्क्रिप्शन मिला। उन सबको कैंसर था और वो सब 700 केयर अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, तभी उनको देव मिला। कैंसर से मरना तो है ही, तो परिवार के लिए कुछ करने की चाह में परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए वो सब चोरी करने के लिए राजी हो गए। पेंसिल सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवाने की सोचता है क्योंकि देव सीसीटीवी फुटेज से उनको ढूंढ लेगा। बैंक में वो देव को आता देख पेंसिल मैनेजर को बाहर भेजकर वो खुद वहां बैंक मैनेजर बन जाता है। देव के सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछने पर पेंसिल उसे बताता है कि कुछ लोग यहां आए थे और ज़बरदस्ती करके वो फुटेज लेके गए हैं और वो कह रहे थे कि वो देव को मार डालेंगे। देव पेंसिल को साथ लेके जाता है क्योंकि उसने सबको देखा था, वो उसे पहचान सके। देव का दोस्त रसूल देव को बताता है कि पैसे चोरी होने के अगले दिन उसने कुछ लोगों को ब्लू एम्बेसडर में देव के घर के सामने देखा था। वही ब्लू एम्बेसडर उसी जगह पे भी थी जहां उसने बिजली के खंभे से कार टकराई थी। वो एम्बेसडर में जो लोग थे वो यहाँ पहले माले पे रह रहे हैं। देव पेंसिल को लेकर वहां पहुंचता है जहां नानी और पेंसिल के समझदारी से वो देव से बच निकलते हैं। देव पेंसिल से पूछता है क्या नानी उसी गैंग से है क्या। पेंसिल मना कर देता है। तभी देव से मिलने उसका दोस्त सुब्रमण्यम आता है जिसने उसके साथ काम किया था और पेंसिल को देव के बारे में बताता है। वो देव को उस इंटरव्यू के बारे में बताता है और उसका नाम भी बताता है। वो इंटरनेट से उसकी फ़ोटो निकालता है और जान लेता है कि वही वो आदमी है जिसने उसके पैसे चुराए हैं। पेंसिल और बाकी लोग चिन्नू के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन नानी की तबीयत खराब होने के कारण वो जाने से मना कर देती है। वहीं फंक्शन के दौरान पेंसिल को देव का फ़ोन आता है और वो उसे बताता है कि उसे अब उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास अब सब कुछ है। वो अब इंडिया का नंबर 1 रेसर है और वो अब इस चोरी का इल्ज़ाम में पेंसिल को फंसाकर इन सब में से आज़ाद हो जाएगा। उसने पुलिस को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है और वो किसी भी वक्त तुम्हारे घर पे पहुंचती होगी। पेंसिल अपने दोस्त से फ़ोन करके सारे पैसे जो उसने पुस्तकों में छुपा कर रखे थे उसे हटाने को कहता है। वो घर पे जाके देखता है कि सारी बुक शेल्फ खाली थी। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच जाती है लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। वो उसके दोस्त को थैंक्स कहता है लेकिन वो बताता है कि टायर पंक्चर होने के कारण वो टाइम पर पहुंच नहीं पाया और पैसे भी उसने नहीं निकाले। तभी पेंसिल को डस्टबिन में से एक जला हुआ फ़ोटो मिलता है जो उन बैंक डकैती के दौरान मारे गए उन 5 लोगों में से एक के थे और वो ये समझ जाता है कि नानी का उन मरे हुए कोई भी आदमियों से कोई नहीं था क्योंकि वो पांचवा आदमी एक अनाथ था और वो क्रिश्चियन था। तभी पेंसिल को याद आता है जब उसने उन 5 लोगों के बारे में पता करने के लिए फ़ाइल निकाली थी तो नानी ने उसे रोक लिया था और पेंसिल सीधा नानी के पास ओल्ड एज होम में पहुंच जाता है जहां नानी पैसे गिन रही थी। नानी ने 5 अलग अलग बैगों में उनके पैसे रखवा लिए थे। वो नानी को पैसे वहां से हटवाने के लिए थैंक्स बोलता है और नानी को बताता है घर पे आते वक्त उसने ओल्ड एज होम की वैन देखी थी और वो समझ गया था कि नानी के साथ वो पैसे भी यहाँ मिलेंगे। लेकिन वो यहाँ पैसे के लिए नहीं आया, वो तो यहाँ नानी को वापस लाने के लिए आया है और वो पैसे ओल्ड एज होम को दे देता है और वो नानी को एक सीटी देता है। नानी पेंसिल को बताती है सरस्वती बुक स्टोर उनके पति चलाते थे। उस बैंक रॉबरी में उनके पति को भी मार डाला। पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की तो उन्होंने खुद बदला लेने की सोच ली और सबको इकट्ठा किया और ये सब किया। दूसरी ओर रसूल को किसी का फ़ोन आता है और जल्दी से उसने सिम निकाल कर तोड़ देता है। देव उसको इसके बारे में पूछता है तो रसूल देव को बताता है कि हड़बड़ाहट में उसने उसी के नंबर से पुलिस को फ़ोन करके पेंसिल के बारे में बताया था। पुलिस अब उसको ट्रेस कर रही है। देव रसूल को मार डालता है क्योंकि उसके ज़रिए पुलिस उस तक पहुंच सकती थी। वो रसूल की डेड बॉडी लेके घर आ जाता है जहां पहले से ही पेंसिल मौजूद था। पेंसिल उसे बताता है आज उसके पास परिवार है और वो तुम्हारी वजह से डर में जी रहे हैं और वो तुम्हें मारकर वो डर ख़त्म कर देंगे। देव उसे कहता है कि तुम मेरे ही गैराज में आके मुझे ही मारने की बात कर रहे हो, इतनी हिम्मत तुम में कहाँ से आई। पेंसिल उसे बताता है कि उसका परिवार ही उसकी हिम्मत है और उन दोनों में झड़प होती है। अंत में देव मारा जाता है। टीवी पे देव की मौत की खबर सुनकर चिन्नू भी बोलने लगती है जबकि देव एक एक्सीडेंट में मारा गया है ऐसा बताया जाता है।
प्रिया पेंसिल के घाव देखकर समझ जाती है कि ये सब उसने ही किया है और सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। मूवी की एंड में दिखाया जाता है कि पुलिस उन रॉबर्स के साथ मिली चीज़ों में से एक पट्टा ढूंढती है जिसके ऊपर श्रावणी लिखा था, जो उन चोरों ने गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। इस तरह पेंसिल ने भी अपने श्रावणी को मारने का बदला ले लिया और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल के बटन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।